जो आपको पढ़ाया गया फिर एक बार भाई रिवीजन भी जरूरी है। पहला सिद्धांत बताया गया आपका प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस यानी कि निर्दोषता की उपधारणा, यानी कि जब भी अभियुक्त न्यायालय में पेश किया जाता है या लाया जाता है तो न्यायालय ये मानकर चलता है कि अभियुक्त ने अपराध नहीं किया। अभियोजन या परिवादी का कर्तव्य है कि वह युक्त संदेह से परे साबित करे कि आपका अपराध किसने किया है, अभियुक्त। ये आपका बताया गया पर है। दूसरा आपका वाइकेरियस लायबिलिटी जो मेंस में आजकल पूछा जा रहा है, प्रतिनिधिक दायित्व का सिद्धांत आपका आर बनाम हिगिंस का केस बताया गया और इसमें आईपीसी में 3 धाराएं ऐड करना है, 154, 155 और 106। तीसरा सिद्धांत जो मेंस में आ चुका है, 3 लीगल एड, ये भी फॉरगेट करके लिखना है। इसके बाद संविधान के अनुच्छेद आपका 20 में 3 सिद्धांत बताया जा रहा है, इसी पर आपका रुका था, इसको भाई देखा जाए। आर्टिकल 20(1) भी आपका बताया गया कि प्रोटेक्शन अगेंस्ट एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ, यानी कि कार्योत्तर विधियों से अभियुक्त को क्या दिया गया है, ये बताया जा चुका है। दूसरा आपका प्रोटेक्शन अगेंस्ट डबल जियोपार्डी या दोहरे खतरे या दोहरे दंड या दोहरे जोखिम या दोहरे आपका कारावास या दंड से संरक्षण, ये आपको बताया गया था भाई, और आपको बताया गया था आर्टिकल 20 के क्लास 2 में। तीसरा हम बता रहे थे और वहीं थोड़ा बहुत बचा था आपका प्रोटेक्शन अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन, यानी कि आत्म अपराध रोपण से संरक्षण या आत्म अभिशंसन से संरक्षण, यानी कि किसी भी अपराध के अभियुक्त को अपने ही विरुद्ध साक्ष्य या एविडेंस देने के लिए बाध्य नहीं किया जाए। इस पर मैं केस बताया, तमाम केस हैं, और लेकिन भाई एरिया हमने सीमित रखा थोड़ा, और एविडेंस की धारा 27 से कोरिलेट किया था। और पहला केस बताया था डी उपाध्याय यानी कि देवबंद उपाध्याय, और दूसरा केस बताया था काठी कालू जो यूपीजे और यूपीएपीओ दोनों में इस बार आया था। और तीसरा केस हमें बताना है सेल्वी वर्सेस कर्नाटक राज्य, ये वर्तमान में आपका पूछा जा रहा है। देखिए भाई आपका सेल्वी वर्सेस कर्नाटक राज्य के बाद में भारत के उच्चतम न्यायालय ने जो ये वैज्ञानिक परीक्षण होते थे जैसे नार्को टेस्ट, पॉलीग्राफी टेस्ट इत्यादि, इसको आपका अवैध घोषित किया और ये कहा कि बिना अभियुक्त की सम्मति से या रजामंदी के ये टेस्ट नहीं किए जा सकते। अर्थात अभियुक्त जब तक इसके लिए कंसेंट न दे दे तब तक आप पॉलीग्राफी टेस्ट इत्यादि नहीं उसका कर सकते। यानी कि आपका अभियुक्त चाहे तो अनुमति दे और चाहे तो न। अभियुक्त लिखित में अभियुक्त की सहमति होगी, मजिस्ट्रेट के समक्ष वह पेश करेगा और तभी उसका वैज्ञानिक परीक्षण हो सकता है, अन्यथा नहीं। अब देखिए आपका तमाम राज्य यहाँ क्वेश्चन भिन्न भिन्न बना रहे हैं, आंसर भी भिन्न भिन्न आ रहा है, हर एक राज्य अपना व्यू देखता है कि ये जो आपका नार्को टेस्ट होता है उसका एविडेंस में क्या वैल्यू। तो जो उच्चतम न्यायालय ने पहलू बताया कि ये जो नार्को टेस्ट होता है, जो उच्चतम न्यायालय की राय है आपका वो ये है कि यह पुलिस के समक्ष किया गया स्टेटमेंट माना जाए। यानी कि सीआरपीसी की धारा 161 के तहत पुलिस तथ्य और परिस्थितियों से परिचित व्यक्तियों का बयान दर्ज करती है, तो ये भी बयान उसी में माना जाएगा। और 161 का साक्ष्य में प्रयोग सीआरपीसी की धारा 162 में दिया गया है, तो केवल इसके लिए खंडन
या विरोध के लिए, बार काउंसिल ऑफ इंडिया में पिछली बार आया था, इस बार नहीं, किसके लिए केवल प्रयोग किया जाएगा? खंडन के लिए, संपुष्टि के लिए नहीं, केवल किसके लिए? खंडन या विरोध के लिए। इसका मतलब एक लाइन में हम निकालें कि नार्को टेस्ट अभियुक्त की सम्मत से होगा, उसका साक्ष्य में प्रयोग केवल किसके लिए होगा? तो जो पुलिस बयान लेती है उस रूप में, यानी कि ये पुलिस के समक्ष किया गया एक कथन माना जाएगा, तो साक्ष्य में प्रयोग किसके लिए? केवल खंडन के लिए, संपुष्टि के लिए। अब समस्या ये है कि आयोग अपना अलग अलग बना रहे हैं, तो अब क्या किया जाए? अगर ये सटीक भाषा में कोई आयोग बनाए तो बता भी जाए। और भिन्न भिन्न आयोग भिन्न भिन्न आंसर भी निकाल रहे हैं, इसमें भी शक नहीं है। एक आयोग कह रहा है ये, तो दूसरा आयोग कह रहा है दूसरी बात, लेकिन जो वास्तविकता थी वो बताई गई। अब आयोग माने आपत्ति किया जाए अलग बात है। जैसे कि आपका अभी भी आपका बिहार आयोग की जुडिशियल रिव्यू किसके पास है? तो भाई भारत में दो न्यायालयों को पास है, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, दोनों। अब ये है कि आयोग ने केवल सुप्रीम कोर्ट माना, तो चैलेंज करिए, और उसको क्या करिए? चैलेंज करिए, और आपका मैंने उसको आपत्ति करिए, ताकि आयोग अपना आंसर क्या करे? सुधार। अगला सिद्धांत देखिए भाई, ये आपका लास्ट सिद्धांत तक पढ़ाया जा रहा है। इसके बाद से आपका मैंने अपराध की परिभाषा तो एलएलबी में पूछी जाती है, कोई मतलब नहीं है। अपराध के आवश्यक तत्व आज शुरू किया जाए, लेकिन लास्ट आपका है वैधानिकता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ लीगलिटी। यानी कि वैधानिकता का सिद्धांत का मतलब क्या हुआ, और वैधानिकता के सिद्धांत में कितनी बातें समाहित। ये यूपी एपीओ और यूपीजे में प्री में भी आ चुका है, और क्वेश्चन ये बनाया है कि वैधानिकता के सिद्धांत में कौन समाहित नहीं है। तो वैधानिकता के सिद्धांत में हम 4 बातें बताएंगे, उसको समझाएंगे भी आपका, लेकिन कौन बात शामिल नहीं है ये भी बताना पड़ेगा। तो वैधानिकता का सिद्धांत कहता क्या? ध्यान से देखिए, वैधानिकता का सिद्धांत ये कहता है कि विधि के बिना अपराध नहीं हो सकता। इसका मतलब ये हुआ कि किसी व्यक्ति ने अगर कोई कार्य किया है, तो उस कार्य के लिए उस व्यक्ति को तभी दंडित किया जाएगा जब उस कार्य को पहले से ही कानून बनाकर अपराध घोषित किया गया। अगर वह कार्य जिस तारीख को वह किया अपराध कानूनन नहीं था, तो बाद में कानून बनाकर पिछले कार्यों के लिए उसे दंडित नहीं किया जा सकता। ये वैधानिकता के सिद्धांत का मुख्य पहलू है। वैसे वैधानिकता के सिद्धांत में 4 बातें समाहित हैं, और उन्हीं 4 बातों को आपको अच्छे से जानना है। देखिए भाई, एक बातें हम समझा भी रहे हैं। वैधानिकता के सिद्धांत में कितनी बातें समाहित हैं? 4। और अगर आ जाए तो यही चारों को 5-5 लाइन मेंस में लिखना है। उनका तो आपका कह सकते हैं कि यही मानना है कि विधि के बिना अपराध नहीं हो सकता। देखिए 4 बातें क्या भाई? पहला ये है कि दंड विधि भूतलक्षी नहीं हो सकती। अब एक करके समझिए अच्छे से। यानी कि जो क्रिमिनल लॉ है या दंड विधि है, वह रिप्रोस्पेक्टिव या भूतलक्षी नहीं हो सकती। यानी कि उसे बैक डेट से लागू नहीं किया जा सकता। ये वैधानिकता के सिद्धांत का पहला पहलू है, और इस सिद्धांत को मैं बहुत डिटेल में बता चुका हूँ मैं पिछले टर्म पर, फिर एक बार हल्का सा बता रहा हूँ। ये सिद्धांत संविधान के अनुच्छेद 20 के क्लाज 1 में समाहित है, जो प्रोटेक्शन अगेंस्ट एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ, यानी कि कार्योत्तर विधियों से संरक्षण, यानी कि कानून को भूतलक्षी प्रभाव देने से रोकता है। तो किस कानून को भूतलक्षी प्रभाव देने से रोकता है? सभी को नहीं, केवल आपराधिक विधि को। और आपराधिक में भी कौन सी विधि?
सब्सटेंसिव की प्रोसीजरल यानी कि सारवान की प्रक्रियात्मक, तो प्रक्रियात्मक को नहीं रोकता, इसको केवल सारवान। चूंकि आईपीसी आपराधिक मामलों की एक सब्सटेंसिव लॉ है और प्रोसीजरल कौन है आपराधिक मामलों का, सीआरपीसी। तो सीआरपीसी को बैक डेट से लागू किया जा सकता है लेकिन आईपीसी को नहीं। अर्थात दंड विधि क्या बैक डेट से लागू होगी? नहीं। ये कौन सा अनुच्छेद रोकता है? तो अनुच्छेद 20 का कौन सा क्लास? 1। यानी कि मैं एक उदाहरण भी बताया था कि स्टैटिंग वाला, फिर मैं बता दूँ इसका, भाई आपका भले आपको याद ना हो, लेकिन मैं एक उदाहरण पिछले टर्म पर अच्छा बताया था कि 3 फरवरी 2013 को किसी पुरुष द्वारा स्त्री का बार बार पीछा करना ऑफेंस या अपराध बनाया गया आईपीसी की धारा में 354 डी। इसमें अब अगर कोई व्यक्ति 2 फरवरी को ये कार्य किया तो क्या उसे दंडित किया जाएगा कि नहीं? क्योंकि कानून बना 3 फरवरी को, तो क्या बैक डेट से लागू करके कानून को और 2 फरवरी वाले कार्य के लिए उस अभियुक्त को सजा दी जा सकती है कि नहीं? ऐसा संभव नहीं। क्यों? क्योंकि वैधानिकता का सिद्धांत का पहला पहलू है कि दंड विधि को कहाँ से लागू नहीं कर सकते? बैक डेट, यानी कि इसको लीगल भाषा में कहते हैं रिप्रास्पेक्टिव या भूतलक्षी प्रभाव नहीं दिया जा सकता। सामान्य भाषा में कह सकते हैं कि पिछले समय या बैक तारीख से या बैक डेट से लागू करना संभव, और ये हमारा फंडामेंटल राइट है। अगर ऐसा किया जाता है तो आर्टिकल 20 के क्लाज 1 का क्या माना जाएगा? वायलेशन, और मूल अधिकार के हनन होने पर आप अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट और 226 के तहत कहा जा सकते हैं। ये आपका पहला नियम हुआ वैधानिकता का। दूसरा देखिए भाई, दंड विधि की यानी कि जो पेनल आपका कानून होते हैं, दंड विधियां होती है, उनकी जो इंटरप्रिटेशन किया जाता है, इंटरप्रिटेशन यानी कि व्याख्या या निर्वचन या उनका जो अर्थ लगाया जाता है ना, है तो आसान भाषा में समझिए। निर्वचन का मतलब क्या हुआ? व्याख्या। व्याख्या का मतलब क्या हुआ? उनका अर्थ जो निकाला जाता है। तो फिर एक बार वाक्य देखा जाए, आपराधिक विधियों का स्ट्रिक्ट इंटरप्रिटेशन या कठोर निर्वचन किया जाना चाहिए। अब आपका कई जगह पूछा जाता है कि किन कानूनों का कठोर निर्वचन, शब्दशः निर्वचन किया जाता है। न्यायालय एक शब्द भी बाहर नहीं जा सकता। कामा लिखा है तो कामा ही मानिए, या लिखा है तो या, और लिखा है तो और अगर आपका कह सकते हैं कि 7 वर्ष से कम है तो 7 वर्ष नहीं। और जहाँ भी संदेह होगा या जहाँ भी डाउट होगा, उस डाउट का लाभ कौन पाएगा? तो आईपीसी में डाउट का लाभ कौन पाएगा? अभियुक्त। तो किन विधि, पहले तो ये समझिए कठोर निर्वचन और किन विधियों का होता है, तब तो बताया जाए डिटेल में। देखिए आपका ये जो टैक्सेशन लॉ होते हैं, फिर मैं बता दूं, और जो क्रिमिनल लॉ होते हैं, इन 2 कानूनों का जो अर्थ लगाया जाता है शब्दों का, वह कठोर लगाया जाता है। कठोर यानी कि शब्दशः का मतलब हुआ कि न्यायालय शब्दों के बाहर जाकर अर्थ आपका शब्द का नहीं निकाल सकता। और अगर जहाँ कहीं भी शब्दों में क्या हो थोड़ा संदेह ये होगा कि ये, तो उस संदेह का लाभ आपराधिक मामलों में सदैव कौन पाता है? एक्यूज या अभियुक्त। और आपका टैक्सेशन लॉ है तो किसको दिया जाता है? जिससे कर वसूला जाना है, यानी कि कर में से छूट मिलनी चाहिए कि नहीं, इस प्रावधान के तहत अगर इस बारे में विवाद हो जाए तो बताइए संदेह का लाभ किसको मिलेगा? करदाता को।
और न्यायालय करदाता को कर में क्या दे देगा? छूट। अगर अभियुक्त का मामला है क्रिमिनल में तो किसको छूट मिल जाएगी? अभियुक्त को। दंडित नहीं किया जाएगा। तो किन कानूनों का कठोर निर्वचन किया जाता है? दो कानून याद रखिए, एक टैक्सेशन लॉ और दूसरा कौन? क्रिमिनल। आइए कठोर आपका भाई आपका निर्वचन कराइए। 2-3 उदाहरण तो कम से कम बताने पड़ते। एक आईपीसी की धारा हम 24 का उदाहरण देखते हैं, दूसरा उदाहरण हम 309 का देखेंगे और तीसरा उदाहरण 82 और किसका? 3 उदाहरण पर भाई समझने का प्रयास करिए। बहुत ज्यादा तो उदाहरण नहीं बताए जा सकते, लेकिन 3 उदाहरण दिमाग में बैठाइए और उदाहरण भी वही दिया जाए जो कंपटीशन में आने का पूरा क्या रहता है, क्या। ये भी याद रखिए, अभी एमपी में पूछा गया था 24 सेक्शन 24 में डिसऑनेस्टली या बेईमानी शब्द परिभाषित है। इस शब्द को बेईमानी। अब बेईमानी का मतलब क्या हुआ? तो जो बेयर एक्ट में लिखा गया है सदोष लाभ यानी कि रांगफुल गेन यानी कि गलत तरीके से लाभ, अब बीच में शब्द लिखा है या देकर क्या लिखा है? या सदोष हानि यानी कि रांगफुल लॉस या गलत तरीके से क्या पहुंचाना? नुकसान। तो भाई अगर एमपी में ये क्वेश्चन आया कि बेईमानी का मतलब क्या हुआ, तो देखिए सदोष लाभ, सदोष हानि, सदोष लाभ और सदोष हानि और सदोष लाभ या सदोष हानि, तो क्या न्यायालय शब्दों के बाहर जाकर या की जगह और जोड़ सकता है कि नहीं? बताइए तो। क्यों? क्योंकि आपराधिक मामलों की व्याख्या कैसी करनी है? कठोर। यानी कि आपका ये पहला उदाहरण बताया गया। दूसरा देखिए 309 का। 309 में आपका फिर याद रखिए, जो 309 में आपका पहले बेयर एक्ट में क्या लिखा गया तो पहले देखा जाए। बिहार एपीओ में इस बार आया भी था ये 309 पे कि अगर कोई आत्महत्या का प्रयास करता है तो ऐसी दशा में, पहले का मैं नियम बता रहा हूँ अभी का नहीं, ऐसी दशा में उसे सादा कारावास कितने वर्ष तक का? अधिकतम 1 वर्ष और जुर्माने से दंडित किया जाएगा यानी कि फाइन लगाया जाएगा। देखिए बीच में और है तो न्यायालय को विवेकाधिकार नहीं है, यहाँ या मान ले क्रिमिनल मामलों में, और है तो न्यायालय बाध्य है कि उसको क्या माने। और इसका मतलब ये हुआ कि जब न्यायालय किसी व्यक्ति को आत्महत्या के प्रयास के लिए आईपीसी की धारा 309 के तहत दंडित करता है तो कुछ कारावास का भी दंड देगा और उसी के साथ भी ऐड लगा है तो कुछ जुर्माना भी लगाएगा। केवल जुर्माना लगाकर छोड़ा नहीं जा सकता। जब बॉम्बे हाई कोर्ट ने इसकी और की व्याख्या की तब आईपीसी की धारा 309 में संशोधन किया गया और की जगह क्या लिखा गया? अब आप देखेंगे तो क्या लिखा है? 1 वर्ष तक का कारावास या जुर्माना या दोनों। या ऐसा नहीं आ गया, इसमें बाद में क्या किया गया? संशोधन। अगर यह है तो न्यायालय को विवेकाधिकार, या तो कारावास का दंड दे तो अधिकतम कितना दंड दे सकता है? 1 साल, न्यूनतम कोई दिक्कत नहीं, या कारावास का दंड न देकर आत्महत्या के प्रयास करने वाले पर केवल क्या लगा दे? जुर्माना या दोनों, यानी कि कारावास का भी दंड दे दे और कुछ फाइन भी लगा दे। ये अब न्यायालय को क्या है? विवेकाधिकार। यानी कि और लिखा है तो और मानना ही होगा। न्यायालय अपने मन से या नहीं कर सकते, और या करने का कार्य न्यायालय का नहीं है, संशोधन करने का कार्य किसका है? पार्लियामेंट का। तो अलग बताया जाएगा, 309 बताया जाएगा, केस आया तमाम चीजें। अब आइए एक आपका लास्ट उदाहरण आईपीसी की धारा किसका उठाया जाए? 82 और 83। जब 82 में, अभी एपीओ में भी पूछा गया कि भाई आपका
अभी पीएपीओ में डोली इंटरफेक्स या अक्षम गुड़िया का सिद्धांत की धारा में तो 82 में, और डोली कैपेक्स या सक्षम गुड़िया की धारा में है तो आपका 83। कौन सी धारा? अब थोड़ा समझने का प्रयास करें अच्छे से। धारा 82 कहती है क्या कि अगर जिस तारीख को बच्चा अपराध किया शिशु, उसकी एज 7 वर्ष से क्या थी? कम। और 83 बताती है कि 7 वर्ष से क्या है? ऊपर, लेकिन 12 वर्ष से कम। अब समस्या एक आ गई है, कोरेट कौन वाला? 7 वर्ष वाला बच्चा। तो क्या न्यायालय जबरदस्ती, जब 82 में 7 वर्ष से नीचे लिखा है तो क्या न्यायालय जबरदस्ती 82 में उसको कवर करेगा? नहीं। जब 83 में 7 वर्ष से ऊपर लिखा गया है तो 83 में भी नहीं आता। किसमें भी नहीं आता? इसको कहते हैं लीगल फ्लॉपी या विधिक गलती, यानी कि लॉर्ड मैकाले एक कोरेट 7 वर्ष बच्चे को मिस कर गया तो मिस कर गया कानून में। तो हमेशा याद रखिए, जहाँ भी लीगल फ्लॉपी या विधिक कमजोरी रहेगी उसका लाभ सदैव अभियुक्त पाएगा। और बच्चा अभियुक्त है, एक कोरेट 7 वर्ष का है तो दांडिक विधियों का नियमनिष्ठ निर्वचन किया जाता है कम से कम में। तो ऐसे बच्चे को किस धारा का लाभ मिलेगा? 82। लेकिन ये भी आप कह सकते हैं कि ये निर्वचन का ही सिद्धांत है कि अभी बने संदेह का लाभ सदैव किसको दिया जाए? अभी 83 में ना ले जाएगा। अगला देखिए भाई, आपका दंड विधि निश्चित होनी चाहिए, सर्टेन होनी चाहिए। तो थोड़ा सर्टेन को समझिए भाई, थोड़ा डिटेल में, तब हम आपराधिक मामले में आते हैं। जब भी आप निश्चित या सर्टेन शब्द को पढ़िए तो कम से कम आप कॉन्ट्रैक्ट की धारा 1 बार 29 पढ़ लीजिएगा और एविडेंस की धारा 93। तब आपका वैधानिकता के सिद्धांत में आपका दंड विधि निश्चित होनी चाहिए, सर्टेन होनी चाहिए, ये पढ़ाया जाए। देखिए, संविदा अधिनियम में एविडेंस में क्या नियम है ये पहले देखा है। संविदा अधिनियम में देखा जब भाई ए ने बी से प्रस्ताव किया कि हे बी, मैं अपना घोड़ा तुम्हें 1500 या 1000 रुपया में बेचूं, और बी ने इस प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया। अब दिमाग ये लगाना है कि क्या ये प्रस्ताव निश्चित था कि अनिश्चित? यानी घोड़ा 1000 में बेचा जाएगा कि 1500 में, क्या ये बात निश्चित है? तो अनिश्चितता के कारण एग्रीमेंट क्या होंगे? शून्य, करार शून्य होंगे। और कॉन्ट्रैक्ट की धारा में 29। अब आइए बिहार एपीओ का क्वेश्चन फिर अटैक किया जाए। भाई क्वेश्चन भी हमें निकालते रहना है, कहाँ क्या पूछा गया ये भी लगातार बताना है। अभी आपका 93 में बिहार एपीओ में पूछा भी गया था, यही सेम उदाहरण दिया था कि ए बी को 1500 या 1000 में अपना घोड़ा बेचने का करार करता है। तो ये करार तो धारा 29 कॉन्ट्रैक्ट के तहत क्या है? वाइड। तो क्या इस त्रुटि को सुधारने के लिए साक्ष्य ग्राह्य होगा कि नहीं? नहीं होगा। मैंने क्या इस गलती को सुधारा जा सकता है कि नहीं? तो आपका क्या जवाब रहेगा? नहीं। कौन सी धारा एविडेंस की इस गलती को सुधारने पर रोक लगा देती है? तो कौन सी धारा? 93। और ये करार की धारा में शून्य होगा 29। अब आइए आपराधिक मामलों में। आपराधिक मामलों का ये सिद्धांत है कि दंड विधि निश्चित होनी चाहिए। निश्चित का मतलब समझिए भाई, निश्चित का मतलब ये हुआ कि जो भी अपराध की परिभाषा दी जाए वह सटीक दी जाए, आपका भरमाऊ न दी जाए। यानी कि अपराध की जो भी परिभाषा दी जाए वह आपका क्या दिया जाए? निश्चित दी जाए। कार्य को आवश्यक तत्व को निश्चित रूप से उल्लेख कर दिया जाए ताकि कहीं कोई संदेह न रहे
और अगर वे आवश्यक तत्व मिलते हैं तो वह अपराध होगा और नहीं मिलते हैं नहीं हो। एक उदाहरण देखिए, जैसे कि आपका चोरी या थेफ्ट की परिभाषा 378 में दी गई है। तो चोरी के लिए 5 आवश्यक तत्व स्पष्ट बताए गए हैं कि संपत्ति जल संपत्ति हो, संपत्ति किसी के कब्जे में हो, कब्जे से बाहर ले जाया गया हो, कब्जेधारी की सम्मति के बिना, और संपत्ति हटाते समय इरादा डिसऑनेस्टली या किसका हो, बेईमानी। तो बताइए, चोरी की परिभाषा निश्चित रूप से दी गई है कि नहीं? क्या निश्चित है? संदेहास्पद नहीं है, निश्चित है। और इस यानी कि दंड विधि निश्चित होनी चाहिए। जो दंड की मात्रा लिखे हैं उलझाऊ नहीं, 7 वर्ष तो 7 वर्ष, 7 वर्ष से कम तो 7 वर्ष से कम, आजीवन का जो भी लिखा जाए आपका क्लियर लिखा जाए, उलझाऊ नहीं। क्योंकि यहाँ दंड पाएगा भी उसकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता को क्या होगा, हनन। और अंतिम है आपका दंड विधि की अधिगम्यता। अधिगम्यता का मतलब कि सुबोध और सुगम्य होनी चाहिए। यानी कि जब भी आपराधिक विधियां बनाई जाए वह सुगम्य हो, सुबोध हो। सुगम्य और सुबोध का मतलब ये हुआ कि किसी भी व्यक्ति से कहा जाए कि बेयर एक्ट पढ़कर इसका मतलब समझा दीजिए, तो आम आदमी भी उसे पढ़ ले और उसका क्या समझा सके मतलब। तो सुबोध या सुगम्य और सुबोध का मतलब क्या कि आम आदमी के भी क्या है, समझ। देखिए, इस पर एक PIL डाल हुए भाई, मैं आपको बता दूं लेटेस्ट जो हुआ मामला। क्योंकि ज्यादातर कानून अंग्रेज बनाकर चले गए और उसमें भाषाएं बहुत क्लिष्ट है, इसमें कोई शक नहीं है। तो उच्चतम न्यायालय में एक याचिका PIL दायर की गई कि ये जो कानून की भाषा क्लिष्ट है, इसको सरल भाषा में कानून को लिखा जाए ताकि आम आदमी भी कानून की बारीकियों से क्या हो सके। अब सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला देता है तो अलग बात है, लेकिन एक PIL पड़ा है सुप्रीम कोर्ट में, अब क्या फैसला देगा तो बताया जाएगा। अगर फैसला दे दिया कि सरल भाषा में लिखा जाए तो सभी बैरेक्ट को आसान भाषा में लिखा जाएगा, जिससे कि सभी लोगों को क्या चले, मालूम चले। इस प्रकार वैधानिकता का सिद्धांत भी आपका समाप्त हो गया। अब मॉडल बना लिया जाए प्री वाला है तो कि वैधानिकता के सिद्धांत में क्या समाहित नहीं है। देखिए, पूछा जाता है, पहला भूतलक्षी नहीं हो सकती, दार्ढनिक विधि समाहित है। दूसरा, दार्ढनिक विधि निश्चित होनी चाहिए, समाहित है। आपका दार्ढनिक विधि की अधिगम्यता यानी कि सुबोध और मैंने कह सकते हैं आसानी से समझ में आए, ये भी समाहित है। और दार्ढनिक विधि की अनिश्चितता, तो कौन समाहित नहीं है? अनिश्चितता। क्यों? क्योंकि दार्ढनिक विधि कैसी होनी चाहिए, निश्चित। ये मॉडल आपका यूपी में बना है। अब आगे आइए, अपराध की आवश्यकता। तब थोड़ा गट दी जाए किसी को, भाई कई दिन से आपका सामान्य बातें चल रही। अपराध के एसेंशियल एलिमेंट क्या है, आवश्यक तत्व क्या है? तो देखिए, सबसे पहले आप आवश्यक तत्वों को समझिए, इसके बाद आपका अपराध का चरण बता दिया जाएगा। वहां से भी क्वेश्चन बनता है मेंस में कि तैयारी और प्रयत्न में अंतर। तो पहले आवश्यक तत्व हो जाएगा आपका, क्योंकि जो मेंस के लिए क्वेश्चन है शुरुआती दौर में इधर आपका मेंस रिया पूछा जाता है, इसके बाद हो अभी सेक्शन 2-3 दिन लगेगा शुरू होने में, हो सकता है कि सबसे न हो, क्योंकि मेंस रिया में भी 3-4 सिद्धांत हैं, उसको भी कवर करना है। वहाँ से भी मेंस में लगातार क्वेश्चन बन रहा है फ्री में। तो आइए पहले अपराध की आवश्यक तत्व देखा जाए। देखिए, मेंस में कम चांस रहता है बनने का, अगर बन ही जाए तो आप कैसे लिखेंगे वो कम से कम बता दिया जाए। वैसे ये LLB स्तर का क्वेश्चन है और आपका मेंस में कम चांस रहता है, फिर भी एक बार भाई हमारा कर्तव्य है कि बता दिया जाए। पहले एसेंशियल एलिमेंट
या आवश्यक तत्वों को जानिए। क्या होते हैं आवश्यक तत्व? का मतलब ये हुआ कि कौन कौन सी बातें अगर एक जगह एकत्रित कर दी जाए तो ऐसी दशा में वह मैंने कह सकते हैं कि प्रावधान लागू होगा या वह सेक्शन लागू होगा। यानी कि कौन कौन सी बातें एक जगह एकत्र कर दिया जाए, समेकित कर दिया जाए तो वह प्रावधान लागू होगा या वह अपराध हो सकता है। तो पहले फिर आपका चोरी का ही ले लीजिए। किसी कार्य में कौन कौन सी बातें रहेंगी तो हम उस कार्य को थेफ्ट या चोरी कहेंगे। तो कितनी बातें रहेंगी? 5। तो ये 5 क्या हो गए उसके चोरी के एसेंशियल एलिमेंट। तो आखिर क्या क्या बातें किसी माने संव्यवहार में रहेंगी तो हम उसको ऑफेंस या अपराध कहेंगे। तो आपका 4 बातें हैं, पहले चारों लिख लिया जाए। पहला आपका मानव होना चाहिए। दूसरा वह मानव किसी कार्य को करने के लिए विधि द्वारा क्या हो, बाध्य हो, यानी कि विधिक कर्तव्य हो कि नैतिक विधिक। और मानव ऐसा हो, व्यक्ति ऐसा हो, मानव ऐसा हो जिसे समुचित दंड, कैसा दंड, समुचित क्या दिया जा सके, दंड, ये पहला आवश्यकता है। दूसरा ऐसे मानव द्वारा या तो कोई एक्ट किया गया हो, यानी कि कार्य किया गया हो, या क्या किया गया हो। लोग अभी बिहार देखिए, बिहार का भी चलते रहना, यूपी का, आपका यूपी में बना कि कार्य लोग कहाँ परिभाषित है, किसी में कहा अभी बिहार में 25 की ताकत आपको आगे आ जाए तो गलत है। कौन सी तारीख वही बता जाए। ऐसे कार्य लोग करते समय व्यक्ति के मन में दुराशय या मेंसरिया होनी चाहिए। और ऐसे कार्य से क्या होना चाहिए, किसी को क्या हो, क्षति। तो क्षति सामान्यतः आपराधिक मामलों में किसकी होती है, तो पीड़ित की तो होती है। ये माना जा जाता है कि पूरा सोसाइटी इस क्षति से क्या हुआ है। अब यहाँ चारों आवश्यक तत्व है, अब ध्यान कर लीजिए। देखिए आपका प्री टाइम जो क्वेश्चन बना दिया है, निम्नलिखित में से कौन अपराध का आवश्यक तत्व है? भाई 4 हैं और 3 इसमें से 2 उपयुक्त सभी, 2 उपयुक्त सभी। कौन अपराध का आवश्यक तत्व नहीं है वही गलत होता है। और दुराशय तो एक ऑप्शन देगा और टीचर ऑप्शन देके क्या देता है, हेतु यानी कि मोटिव, हेतु यानी कि कारण यानी कि रीजन, आपका प्रिपरेशन यानी कि तैयारी। ये सब अपराध के एसेंशियल एलिमेंट नहीं है। अपराध के एसेंशियल एलिमेंट कौन है? मेंस रीजन या आशय। हेतु तैयारी ना मार दीजिएगा, ये नहीं तो भी अपराध के अभी हम बताएंगे डिटेल में। दुराशय पर तो 2 लेक्चर लगेगा, एक से कवर नहीं होगा। लेकिन एक से शुरुआत किया जाए डिटेल में। अपराध, किसी कार्य को अपराध कहने के लिए आपका 4 बातें आवश्यक हैं। यानी कि किसी ट्रांजैक्शन को, संव्यवहार को अपराध तब कहा जाएगा जब सामान्यतः उसमें 4 बातें समाहित हो। इसी को क्या कहते हैं? एसेंशियल एलिमेंट। तो पहली बात क्या है भाई, कि वह कार्य या लोग किसके द्वारा किया जाना चाहिए? मानव द्वारा। तो मानव पर आइए और इसका इतिहास भी लिखना पड़ेगा अच्छे से। देखिए प्राचीन काल, मध्यकाल, फिर आधुनिक काल हम आते हैं। प्राचीन काल में मानव को भी सक्षम माना जाता था, पशु पक्षियों को भी सक्षम माना जाता था, यहाँ तक कि निर्जीव वस्तुओं को भी अपराध करने में सक्षम माना जाता। और मानव को, पशु पक्षी या जानवरों को और निर्जीव वस्तुओं सबको दंडित किया जाता। आप हंसेंगे लेकिन मानव की बुद्धि का विकास लगातार हो रहा है
हो सकता है आपके बाद जो पीढ़ी आए आपसे भी क्या हो, बेसिकली इसमें कोई शक नहीं है। क्योंकि बुद्धि का विकास मानव का हमेशा क्या होता रहता है। तभी तो भाई आपका प्राचीन काल देखिए और आप देखिए तो प्राचीन काल से कितना अंतर आ गया है। मध्यकाल में भी आपका कह सकते हैं तमाम उदाहरण आपका क्रिमिनल जूरिस्प्रूडेंस लिखे हैं। एक विद्वान है सदरलैंड, अपराध शास्त्र जब आप पढ़ते हैं क्रिमिनोलॉजी, भाई आपका पढ़ाया भी जाता है एलएलबी में, तो आप खूब लिखते हैं कि सदरलैंड के अनुसार, तो सदरलैंड महोदय काफी कुछ बताते हैं और आधी किताब किसके कोटेशन से भरी पड़ी है, सदरलैंड। एलएलएम में जाएंगे तो अलग से पढ़ना पड़ेगा, लेकिन भाई एलएलबी में तो आपका एक किताब ही है केवल। अपराध शास्त्र पढ़े होंगे, क्रिमिनोलॉजी, भाई नकल करके पास किए होंगे तो कम से कम सदरलैंड तो लिखे होंगे। अरे मुन्ना भाई एलएलबी भी होगा तो कम से कम सदरलैंड तो जानता है। देखिए भाई आपका यानी कि मुन्ना भाई एमबीबीएस है तो कम से कम पैरासीटामॉल तो जानता है, दवा के यहाँ बुखार तो लिख दो, भले आप कुछ ना जाने, इसका मतलब ये है। आगे बढ़ा जाए भाई। मध्यकाल में सदरलैंड महोदय तमाम उदाहरण देते हैं। देखिए क्या क्या देते हैं। एक मुर्गा सुबह सुबह बहुत तेज भाग दे रहा था, कि आपका बोल रहा था, तत्पश्चात आपका उसको बाकायदा पकड़ा गया, न्यायालय में मुकदमा चला और न्यायालय ने उसे मृत्यु दंड दिया। अब आज अगर किसी मुर्गे का ट्रायल कोर्ट में हो और न्यायालय दंड दे तो आप लोग क्या कहेंगे कि जज क्या हो गया है, पगला गया है, यानी कि बिल्कुल ये क्या हो गया है, पागल। मुर्गे को भी दंड दिया जाता है ये, लेकिन मध्यकाल में ऐसा था। दूसरा देखिए, एक कुत्ता कई लोगों को काट चुका था, कुत्ते को आपका हवलदार या पुलिस ने पकड़ा, उस समय हवलदार कहे जाते थे, दीवान। आजकल तो भाई दीवान जी कहे भी जाते हैं, पुलिस भी कही जाती है। पकड़ा गया, कोर्ट में पेश किया गया और न्यायालय में जब पेश किया गया तो लगा कि जज साहब को ही कुत्ता काट देगा, हटाओ 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 जल्दी करने लग जाता। और फैसला क्या सुनाए कि ये बहुत लोगों को काट चुका है, तो कुत्ते की दुम पहले काटी जाए, फिर कान, फिर पैर और अंत में सिर। यानी कि ये है कि जब दुम काटी जाए तो कभी दुम सीधी होती नहीं, तो पहले दुम काटी जाए। कुत्ता जितना चिल्लाएगा, जजों का मानना था, हमारा नहीं, उतना ही इसका मतलब कि उतना ही अपने अपराध को स्वीकार कर रहा है कि मैं कई लोगों को क्या कर चुका हूँ। वो आज भी सिद्धांत यही है, पुलिस को लाठी से मारती है अभियुक्तों को, और थाने में जितना अभियुक्त चिल्लाता है इसका मतलब कि वह अपना अपराध क्या कर रहा है। आपका पुलिस का रवैया है अंग्रेजों के जमाने के, कई बार सुप्रीम कोर्ट कहा कि अब तो कानून बदल दीजिए। उस समय पुलिस स्टेट थे, अब हम लोग कौन स्टेट में कन्वर्ट हो गए हैं, वेलफेयर। और वेलफेयर स्टेट में पुलिस का कार्य जनता का सहयोग करना, न कि मार कर थाने में ही क्या करना, मार देना जानते। लेकिन आज तक की स्थिति सुधरी नहीं, थोड़ा बहुत सुधरी है, अलग बात है भाई, उतना आगे बताया जाएगा, पुलिस एक्ट में अभी संभव नहीं। अगला देखिए आपका कुत्ता। इसी प्रकार आपका एक कह सकते हैं तमाम उदाहरण मिलते हैं। एक लास्ट में उदाहरण आपका इंग्लैंड का देखा है। इंग्लैंड में ट्रेन का आविष्कार हो गया था, ट्रेन चल रही थी और बगल में आपका पत्थर, भाई अभी भी पत्थर है, पटरियों पर पत्थर गिरा था। ट्रेन जब चल रही थी तो वह पत्थर उछल गया और पटरी के बगल खड़े एक व्यक्ति को लग गया। वह पत्थर के खिलाफ जाकर FIR कर दिया और बाकायदा पुलिस ने पत्थर को जब्त किया और जब्त करके आपका थाने में लॉकअप में बंद कर दिया। बताइए, अगर आज कोई पुलिस वाला ऐसा करे तो समाज का सभी व्यक्ति यही कहेंगे ये पुलिस वाला क्या हो गया है, शुद्ध रूप से IPC के, या तो 84 वाला है, या अगर भाई
आपका अनैच्छिक है तो 85 वाला, और स्वेच्छा से ले लिया 2 वोट तो कौन वाला? बिहार में देखिए काम आ गया स्वैच्छिक अनैच्छिक। स्वेच्छा से लिया है तो आपका कौन सी धारा? तो आपका 86, और जबरदस्ती अनैच्छिक लिया है तो 85, और अगर आपका 85 और आपका अनसाउंड माइंड या पागल है तो कौन सा? 84। तो आज लोग क्या कहेंगे इसको? पागल। अब अगला देखिए नियम प्राचीन काल से आ जाए। धीरे धीरे इस स्थिति में सुधार और समाज में एक मैक्सिम काम करना शुरू। एक्टस नॉन फैसिट रियम नाइसी मेंस सिट लिया, यानी कि मात्र कार्य किसी व्यक्ति को दोषी नहीं बनाता जब तक कि उसका इरादा, उसका आशय, उसकी मन स्थिति, उसका दुराशय उस कार्य को करने का न। और क्योंकि निर्जीव वस्तुएं सोच समझ नहीं सकती अच्छाई बुराई। जानवर हैं तो क्या अच्छा है क्या बुरा है, कहावत भी कही जाती है कि भैंस के आगे बीन बजाओ भैंस चली बुरा। इसलिए लोग कहते हैं कि सर आप पढ़ाते हैं तो एकदम दिमाग में घुस जाता है। जैसे कि आपका जो पागल लोग रहते हैं तो जैसे भूत उसके दिमाग में क्या होता है 24 घंटा रहता है। कई लोग कहें बस आपका लेक्चर इतना मैंने उदाहरण दे देते हैं कि वो उदाहरण दिमाग में क्या रहता है। अब जब बिहार में काम किया कई उदाहरण का आपका ऐच्छिक लोग भूल जाते थे धारा, तो उसको बताया गया था अच्छे से काम कर गया। देखिए आगे भाई इसको बताया जाए, यानी कि ये मैक्सिम आपका शुरू हो और ये माना जाने लगा कि जानवरों में आज दुराशय नहीं है, बस पक्षियों में नहीं है, और निर्जीव वस्तुओं में भी जान ही नहीं है तो दुराशय कहाँ से? और अच्छा कौन सा कार्य है और बुरा कौन सा कार्य है, ये जो मानव की कलमबाज हैं यही सोच सकता है। जानवर और निर्जीव वस्तुओं को सोचने समझने की क्षमता नहीं है, अतः इन्हें दंड से मुक्त किया जाने लगा। अभी 300-400 साल पहले मुक्त किया गया, ज़्यादा समय नहीं हुआ, क्योंकि ट्रेन का आविष्कार हुआ तब का हमने उदाहरण बताया, और उसके बाद ही धीरे धीरे क्या किया गया मुक्त। इसमें शक नहीं, बहुत ज़्यादा दिन नहीं हुए। और हाँ, अब यह आया कि अगर कोई जानवर अपराध करता है या जानवर को उकसाकर अपराध करवाया जाता है या आपका निर्जीव वस्तु से अपराध किया जाता है तो क्या होगा? क्योंकि आजकल लोग ये भी पूछ रहे हैं, सोशल मीडिया पर कई लोग हमें परेशान किए कि एक व्यक्ति अपने बंदर को ट्रेंड करता है, बंदर को बंदूक थमा देता है और इशारा करता है कि चलाओ बीपर गोली, और बंदर क्या चला देता है? बंदूक। तो क्या इन्हें कोई अपराध किया कि नहीं? तो निश्चित रूप से किया, इसमें कोई शक नहीं। यानी कि आप जानवरों से अगर अपराध करवाते हैं तो आप दंड के क्या होंगे? भाग। आपका तमाम कानून है, उतना हमें नहीं देखना है, लेकिन आगे देखिएगा एक और। इसी के साथ आपका सांप वाला भी लोग पूछते हैं कि एक सपेरा है, बी को कहता है कि ये सांप पकड़ लो और तुम्हें ये सांप कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा, इसके मैदान क्या किया हूँ जहरीले तोड़ दिया, तब तक सांप काट लिया, दूसरा मर गया। तो अगर आप अब ये कह सकते हैं कि हमने कहा मारा, ये तो सांप काट लिया मर गया, भाई ये कह सकते हैं ना, लेकिन कानून नहीं। आपने सांप को माध्यम बनाकर क्या किया? अपराध। आपने बंदर को माध्यम बनाकर क्या किया? अपराध। जैसे कि आपका एक और उदाहरण बताया जाए इतिहास में, जैसे कि आपका अभी तमाम विवाद होते रहते हैं भारत में, आपका देश प्रेमी देशद्रोही तमाम विवाद होते रहते हैं, और भाई जो भाजपा का विरोध करे वो सबसे बड़ा देशद्रोही, अच्छी बात हुई बुरी, और जो पक्षधर हो सबसे बड़ा क्या? देशद्रोही, जो वर्तमान समय का नियम है। लेकिन हमें उससे मतलब नहीं भाई, वो सब राजनीति का मामला है। भाई देश प्रेम दिखाने के लिए थोड़े भाई दिल में रहता है कि दिखाया जाए कि हम पूरा आडम्बर दिखाए,
भाई दिल में रहना चाहिए देश, जिस देश में जन्म लिए उससे नहीं प्रेम करेंगे तो किससे प्रेम करेंगे। अलग बात है, विवाद में हमें नहीं फंसना है। लेकिन आपका एक लड़की थी और उसने कारगिल युद्ध को लेकर ये कहा कि हमारे पिता को आपका पाकिस्तान के लोगों ने नहीं मारा, युद्ध ने मार दिया। तो भाजपा वाले तुरंत अटैक किए और सहवाग से लेकर तमाम बल्लेबाज आ गए। सहवाग ने कहा कि हमने कहा रन बनाया, ये तो 400 रन हमारे बल्ले ने बनाया। तो इसका मतलब ये हुआ भाई कार्य तो आपने ही किया, चाहे डंडे से करिए, लाठी से करिए, बलम से करिए, भाला से, और चाहे बंदर को ट्रेंड करा के कराइए। अब कोई पूछे तो सतर्क रहना है। या तो मानव स्वयं कार्य कर सकता है या किसका प्रयोग करके, किसी साधन का, चाहे सजीव साधन हो या अब ये नहीं कि बंदूक से मार दीजिए, कहिए कि हमने कहा मारा है, तो बंदूक से गोली चल गई तो आपकी तो चलाए, अपने आप गोली चल गई। वो सब देखिए आगे बताया जाएगा। और अगला देखिए भाई आप नीचे, यानी कि बाद में एक आपका मैक्सिम आई, आगे बढ़ा जाए मैक्सिम से, तो बीच में आपका समझाने के लिए बताया जा रहा है। और एक्टस नॉन फैसिटियम नाइसिन से क्रिया का जन्म हुआ और धीरे धीरे पहले निर्जीव वस्तुओं का अपराध दंडित नहीं किया गया, फिर किसको बाहर किया गया, जानवरों को, अब आया मानव। तो ये देखा जाने लगा कि मानव के मन में अगर मानव ने एक्टस रिया किया लेकिन मेंस रिया नहीं है तो मानव को भी दंडित न किया जाए। और आईपीसी की धारा 76 से लेकर और 95 तक शुद्ध रूप से, प्योर रूप से इसी सिद्धांत पर आधारित है कि एक्टस रिया तो है लेकिन किसका भाव रहता है, मेंस। इसलिए अभियुक्त को क्या किया जाता है, बचाव दे दिया जाता है। वैसे बचाव आपका 106 तक है भाई, 76 से कहाँ तक, तो इसमें आपका 96 से लेकर 106 में कार्य का न्यायानुमोद्य होना, जस्टिफाई होना या उचित दिखाया जाता है। लेकिन एक लाइन तो याद रखिए कि आशय धीरे धीरे मानव पर भी ये सिद्धांत लागू किया गया और कुछ मानव दंड से क्या हो गए, बच गए। क्यों? क्योंकि कार्य करते समय उसके मन में क्या नहीं था, आशय। तो पहला आ जाए, अभी शुरुआत हो रही है, पहले पॉइंट पर समय लगता है। देखिए पहला पॉइंट ये मिला कि जो भी अपराध किया जाएगा वर्तमान में किसके द्वारा, मानव के कार्य को कब अपराध माना जाएगा, ये भी काफी महत्वपूर्ण है। और इस पर आपका यूपीएससी ने क्वेश्चन बना। मानव किसी कार्य को करने के लिए विधि द्वारा क्या हो पाए, यानी कि अगर विधिक बाध्यता है या विधिक कर्तव्य है और आपने नहीं निभाया तब तो अपराध किया। और अगर यही कर्तव्य मोरल था, सोशल था, धार्मिक था, राजनैतिक था और आपने नहीं निभाया तो आपने कोई अपराध नहीं। तो बताइए आपराधिक विधि में कर्तव्य कैसा होता है, कानूनी की आपका सामाजिक। आखिर कोई व्यक्ति किसी कार्य को करने या न करने के लिए किसके द्वारा बाध्य होता है, नैतिक रूप से कि कानूनी। तो भाई 40 पर ही पूछा गया तो भाई देखिए इस पर आपका कैसे बनाना है। विधिक बाध्यता बाद में बताई जाएगी, पहले नैतिक देखिए। नैतिक में 2-3 उदाहरण पूछे जाते हैं और यूपीएससी में पूछा जा चुका है। एक भिखारी आपके दरवाजे पर आता है तो अब समस्या ये है कि भीख देना आपका कैसा कर्तव्य है, मोरल ड्यूटी है कि लीगल। और आप भीख नहीं देते, भिखारी आपके दरवाजे पर मर जाता है तो आपने हत्या का अपराध किया कि नहीं किया? क्यों नहीं भाई किया? क्योंकि आपका कर्तव्य केवल भीख देना क्या था, नहीं मर जाए क्या किया। दूसरा देखिए उदाहरण, अब नया उदाहरण बनाया जाए क्योंकि ये उदाहरण तो यूपीएससी में आ चुका है, रिपीट कम करेगा। तो 2 उदाहरण और बनाया जाए जो हो सकता है भविष्य में पूछे। भाई तमाम लोग कहते हैं कि लग रहा है कि सर ही पेपर बनाते हैं
और जो मॉडल बताते हैं एकदम हूबहू यूपीएससी ने तो भाई 99 क्वेश्चन 100 में आया। लोग गिन कर आकर बताए कि पुलिस एक्ट का एक क्वेश्चन 7 बाहर चला गया था, डेट पूछ लिया। तो भाई उतना 100% बताना हमारे बस की बात नहीं। और कई लोग गिन कर आकर बताए और भाई 17 में 3 लोग हुए। बिहार एपीओ में आशा की जाती है कि ज़्यादा लोग होंगे। अब कितने लोग होंगे भाई? 1,500 लोग इस समय आपका टोटल पढ़ रहे हैं ऑनलाइन ऑफलाइन मिलाकर। तो ऐसी दशा में चांस है कि इस बार बिहार में भाई ये में तो भाई उतना सीटें नहीं है, लेकिन एपीओ में ज़्यादा लोग होंगे। आशा की जानी चाहिए। देखिए आगे फिर एक बात, दूसरा नया जो उदाहरण बन सकता है, एक अंधा है कुएं की ओर जा रहा है, दूसरा व्यक्ति देख रहा है कि वह कुएं की ओर जाकर गिर जाएगा, लेकिन अंधा को रोकता नहीं है। अंधा कुएं में गिरकर मर जाता है। तो जो देख रहा है कौन सा अपराध किया? कोई नहीं। क्यों? क्योंकि रोकना उसका कैसा कर्तव्य था? नहीं। अब इसी को विधिक में जोड़िए। एक रेलवे का फाटक है, सरकार ने एक चौकीदार नियुक्त किया है और जब ट्रेन आ रही है तो फाटक बंद नहीं किया और 2 लोग ट्रेन की चपेट में आ गए। तो बताइए फाटक वाले ने अपराध किया कि नहीं किया? क्योंकि उसका कैसा कर्तव्य था? सतर्क रहना है। दूसरा उदाहरण, तीसरा डूबते हुए बच्चे का पूछ सकता है कि मान लीजिए एक नदी में एक बच्चा डूब रहा है, बहुत अच्छा तैराक है, बच्चे को नहीं बचा रहा है, तो कोई ऑफेंस नहीं किया। ये नैतिक कर्तव्यों का उल्लंघन अपराध नहीं माना जाए। दूसरा देखिए सामाजिक कर्तव्य का उदाहरण बताने पड़ेंगे, ये सब पूछे जा रहे हैं। सामाजिक कर्तव्य क्या है भाई? कि मित्र के विवाह में जाइए, शामिल होइए, नहीं गए तो क्या कोई अपराध कर दिए? जाति भोज में जाइए, नहीं गए तो क्या कोई अपराध कर दिए? नहीं। जाति समारोह में नहीं गए तो कोई अपराध नहीं आपने कर दिया। यानी कि जाति भोज में, जाति समारोह में, फंक्शन में न जाकर आपने कोई अपराध नहीं किया। यानी कि सामाजिक कर्तव्यों का उल्लंघन अपराध माना जाता है कि नहीं? नहीं माना जाता। इसके लिए सिविल सूट भी सीपीसी की धारा 9 के तहत नहीं लाया जा सकता। अगला ये धार्मिक कर्तव्य, चाहे तो मंदिर या मस्जिद जाइए या न जाइए, क्या दंड पालेंगे? नहीं। और आपका राजनीतिक ग्राम पंचायत का चुनाव आ गया है, चाहे आप प्रधानी का चुनाव लड़िए या न लड़िए, या वोट देने जाइए या न जाइए, या पर्चा वापस लीजिए या न लीजिए, तो क्या आपने कोई अपराध कर दिया? क्योंकि आपने अपने राजनीतिक कर्तव्यों का क्या किया है? नहीं लड़ेंगे चुनाव में, दूसरे का सपोर्ट करेंगे तो अपराध थोड़े हो गया। लेकिन अब विधिक कर्तव्य आइए। विधिक कर्तव्यों का वायलेशन करना अपराध माना जाए। 2-3 विधिक कर्तव्य समझिए अच्छे से। और जेलर का उदाहरण पहली वरीयता पर रखिएगा। किसका उदाहरण? एक जेलर है और वह कैदी को भोजन देने के लिए क्या है, और कैदी को भोजन नहीं देता, विधिक रूप से बात है, और कैदी मर जाता है, तो जेलर ने अपराध किया। कौन सा अपराध किया? हत्या का। तो एक्ट करके कि ओमिशन? ओमिशन मतलब क्या? कोई कार्य न कर। तो क्या नहीं किया है? भोजन नहीं। चलिए दूसरा उदाहरण फाटक वाला बता ही दिया गया, कॉलेज छोड़ दिया। तीसरा उदाहरण आपका ये जेलर नदी में का ये देखा जाता है रात वाला। मान लीजिए संगम पर जल पुलिस लगी है और जल पुलिस एक बच्चा डूब रहा है और शांति से मुख्य दर्शक होकर देख रही है। तो जल पुलिस का विधिक कर्तव्य है संगम पर कि वह डूबते हुए लोगों को क्या करें? नहीं बचाती। तो इसने क्या किया? आपका रेट ले लीजिए भाई, तब आपका सीआरपीसी लिखवाया जाएगा। उदाहरण है तो कम आ रहा है। इसका अच्छा कि 10 मिनट का भाई ब्रेक रहेगा और सीआरपीसी मेंस के लिए लिखवाया जाएगा। लेक्चर 1 2 दिन बाद अभी सीआरपीसी का चलेगा। पहले 5-6 क्वेश्चन निकाल दिया जाए लिखवाना। आईपीसी अभी आपका लास्ट में लिखवाया जाएगी, कुछ हो जाए।
शुक्रवार या शनिवार को लिखवाए, कम 3-4 क्वेश्चन बस या किसी मेंस के लिए लिखवाया जाए। इलेक्शन देखते हैं, परसों क्वेश्चन चला